मोहन कुछ पल तक सावित्री को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी की आवाज में इतना भरोसा और इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। लेकिन इतने सालों में उसने एक बात जरूर सीखी थी, सावित्री कभी बिना सोचे कोई बात नहीं कहती। ठीक है सावित्री, अगर तुम्हें लगता है कि अब हमारी किस्मत बदल सकती है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कल सुबह ही शहर जाऊंगा, कोई छोटा सा घर ढूंढूंगा, चाहे किराए का हो, चाहे टूटी दीवारों वाला ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम हमारी बच्ची के सिर पर अपनी छत तो होगी। मैं अब रानी को हर रात डरते हुए नहीं देख सकता। जब भी बारिश होती है वो सहम कर मेरे सीने से चिपक जाती है। और सच कहूं, हर बार मुझे लगता है जैसे मैं एक बाप नहीं, एक मजबूर आदमी हूं जो अपने परिवार को 2 वक्त की सुरक्षा भी नहीं दे पा रहा। ऐसा मत कहिए मोहन, गरीब होना कोई गुनाह नहीं होता। गुनाह तो वो लोग करते हैं जो किसी मजबूर इंसान का हक छीन लेते हैं। आपने हमेशा मेहनत की है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। भगवान देर जरूर करता है लेकिन इंसाफ एक दिन जरूर देता है, और मुझे लगता है शायद वो दिन अब दूर नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने शायद पहली बार हमारी पुकार सुनी है। मैं नहीं चाहती कि जल्दीबाजी में कोई गलती हो जाए। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। अब तक हम मजबूरी में जी रहे थे, लेकिन अब हमें समझदारी से जीना होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बाच्ची पूरी जिंदगी इस गुफा में डर डर कर बड़ी हो। मैं चाहती हूं कि उसके पास अपना घर हो, अपना आंगन हो, जहां वो बिना डर के हंस सके। आप चिंता मत कीजिए, बस जो मैंने कहा है वही कीजिए। लेकिन अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा कि हमारी जिंदगी बदल सकती है? तुम कुछ छुपा रही हो सावित्री? मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूं। आप चिंता मत कीजिए, बस जो मैंने कहा है वही कीजिए। कभी कभी सही वक्त आने तक चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। माँ, इसका मतलब अब हम घर में रहेंगे, अपने घर में, और हमें जंगल के जानवरों से डर भी नहीं लगेगा। बारिश में गुफा गिरने का डर भी नहीं रहेगा। हाँ मेरी बच्ची, अब हम घर में रहेंगे, अपने घर में। अब तुझे हर रात डर कर सोना नहीं पड़ेगा। ना जंगल के जानवरों का डर होगा और ना बारिश में गुफा गिरने का। अब बहुत रात हो गई है, चल मेरी लाडो, सो जा। मोहन रानी बेटी के पास जाकर लेट गया। दिन भर की थकान के कारण कुछ ही देर में उसे नींद आ गई, लेकिन सावित्री की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार उस पोटली को देख रही थी, जैसे उसके अंदर सिर्फ गहने नहीं, उनकी किस्मत बंद हो। हे भगवान, बस मेरी मदद करना। मैंने जो सोचा है वैसा ही हो। मेरे पति के सिर से चोर होने का इल्जाम हट जाए और उस सेठ हरिकिशन को उसके कर्मों की सजा मिले। मैं जानती हूं कल गांव में लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी बातें सुनकर ताने मारेंगे और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे हिम्मत करके गांव जाना ही होगा, अपने परिवार के लिए, अपने पति की इज्जत के लिए और सच को सबके सामने लाने के लिए। सावित्री, मैं शहर जा रहा हूं, जो तुमने कहा था वही करने। तुम अपना और रानी का ध्यान रखना, और अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे बुला लेना। मोहन के जाते ही सावित्री ने गुफा के बाहर नजर दौड़ाई। बेटी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं। तू गुफा से बाहर बिल्कुल मत निकलना, यहीं अंदर सुरक्षित रहना। मैंने तेरे लिए खाना बनाकर रख दिया है, भूख लगे तो आराम से खा लेना। और डरना मत बेटी, बाबा भी जल्दी ही लौट आएंगे। जब तक हम वापस ना आ जाएं, तू चुपचाप यहीं रहना। बाहर जंगल में अब भी ठीक माहौल नहीं है, इसलिए मेरी बात ध्यान से मानना। सावित्री ने गहनों की पोटली उठाई और गांव की ओर निकल पड़ी। उसे देखते ही औरतें घृणा और शक की नजरों से देखने लगीं। अरे कविता बहन, ये देखो, ये तो वही सावित्री है, उस चोर मोहन की पत्नी। लेकिन ये यहाँ क्या करने आ गई? इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। देखो कैसे सिर उठाकर चली आ रही है।
जैसे कुछ हुआ ही न हो। अच्छा हुआ सेठ हरिकिशन ने इसके पति को पकड़वा दिया, नहीं तो कौन जाने कब ये लोग हमारा भी कुछ चुरा लेते और हमें पता तक नहीं चलता। पता नहीं अब यहाँ किस काम से आई है। हाँ, सही कह रही हो। लगता है सेठ हरिकिशन के आगे सिर झुकाने आई है। आखिर गुफा में कब तक जिंदगी काटेगी। अब यहाँ आई है तो पता चल ही जाएगा कि क्या बात है। चलो, हमें क्या, अपना काम करते हैं। सावित्री के कदमों में अब न डर था न कोई दुख। उसके भीतर अब सिर्फ हिम्मत थी। वह पूरे साहस के साथ आगे बढ़ती चली गई और फिर वह सेठ के घर के पास पहुंच गई। सावित्री कुछ पल तक हवेली के बाहर खड़ी रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। जिस हवेली के सामने खड़े होकर कभी उसे अपनी गरीबी का एहसास होता था, आज उसी हवेली में वो सिर झुकाकर नहीं, सच लेकर आई थी। अरे ओ, कहाँ चली आ रही है? ये कोई गांव की चौपाल नहीं है जहां जब मन किया चली आई। ये सेठ जी की हवेली है और सेठ हरिकिशन कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं वो। हर किसी से नहीं मिलते। चल चल, ज्यादा देर यहां खड़ी मत रह। जाकर अपने सेठ से बोल, गुफा वाली सावित्री आई है, और कहना आज अगर उन्होंने मुझसे मिलने से मना किया ना, तो कल पूरा गांव उनसे सवाल करेगा। नौकर पहले तो हंसा, लेकिन सावित्री की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास देखकर उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। उसे महसूस हो गया था कि आज ये औरत पहले वाली डरी सहमी सावित्री नहीं है। जा अंदर, सेठ जी ने तुझे बुलाया है। लेकिन जिस घमंड और अकड़ के साथ तू यहां आई है ना, थोड़ी देर बाद उसी हवेली से सिर झुकाकर बाहर निकलेगी। अरे वाह, आज तो हमारी गुफा वाली रानी खुद चलकर हवेली में आ गई। कहो सावित्री, क्या बात है? कहीं आखिरकार तुम्हें समझ तो नहीं आ गया कि गरीब आदमी अमीरों से लड़ नहीं सकता? मैंने पहले ही कहा था, इस गांव में वही चलता है जिसके पास पैसा और ताकत हो, या फिर आज मदद मांगने आई हो। पहले इसे देख लीजिए सेठ जी, फिर फैसला कर लीजिएगा कि आज यहाँ मदद मांगने कौन आया है। क्या है इसमें? सूखी रोटियां लाई हो क्या? या फिर गुफा में रहने वालों ने अब भीख मांगने का नया तरीका निकाल लिया है? चलो अच्छा है, कम से कम अपनी औकात तो याद रही तुम्हें। जैसे ही सोने से भरी पोटली मेज पर खुली, सेठ हरिकिशन के हाथ कांप गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये गहने तुम्हारे पास ये कहां से आए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये गहने यहां कैसे पहुंच सकते हैं? ये तो वही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? अचानक आपकी आवाज कांपने क्यों लगी? सावित्री, सच सच बता, ये गहने तुझे मिले कहां? और ध्यान से जवाब देना, क्योंकि ये कोई मामूली गहने नहीं है। तू समझ भी रही है ना कि अगर ये बात बाहर गई तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सेठ जी, क्योंकि पूरे गांव में तो यही खबर फैलाई गई थी ना कि ये गहने चोरी हो गए थे। फिर ये हमारी गुफा में कैसे पहुंचे? धीरे बोल सावित्री, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा होगा। कुछ बातें जितनी छुपी रहें उतना ही अच्छा होता है। तू नहीं जानती, ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मेरी इज्जत, मेरा नाम और लोगों के मन में जो डर मैंने इतने सालों में बनाया है, सब खत्म हो जाएगा। सच तो ये है सेठ जी कि चोरी आपने करवाई और इल्जाम हमारे जैसे गरीब लोगों पर डाल दिया, क्योंकि आपको पता था गरीब की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। ज्यादा होशियारी मत दिखा सावित्री। जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि सच भी वही हो। अपनी औकात में रह सावित्री। तुझे अंदाजा भी है तू किससे बात कर रही है। हाँ, बहुत अच्छे से पता है। मैं उसी आदमी से बात कर रही हूं जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक गरीब परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सेठ हरिकिशन समझ चुका था कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो उसकी सालों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तू आखिर चाहती क्या है सावित्री? जब से यहां आई है मेरी सांसें अटका दी हैं तूने। कभी धमकी देती है, कभी शर्त रखती है। सीधे सीधे बोलना, आखिर तेरे मन में चल क्या रहा है?
मैं भी यही सोच रही थी सेठ जी कि आखिर मैं चाहती क्या हूं। आपकी तरह धन दौलत, सोने के गहने, या फिर वो हवेली जिसके अंदर बैठकर आपने गरीबों की जिंदगी का मजाक उड़ाया। देख सावित्री, अगर तूने ये बात गांव में फैलाई ना तो तेरे पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दूंगा। जीना मुश्किल? उससे ज्यादा मुश्किल और क्या होगा सेठ जी। जब छोटी सी बच्ची गुफा में सोए, जब बारिश की हर बूंद ये डर दिलाए कि कहीं रात में पहाड़ ना टूट जाए, जब भूख से रोती बच्ची को मां सिर्फ पानी पिलाकर सुला दे। अब ध्यान से सुनिए, ये गहने अभी तक सिर्फ मैंने देखे हैं। ना मोहन को पूरी सच्चाई पता है, ना गांव वालों को। लेकिन अब आगे क्या होगा ये आप पर निर्भर करता है। क्या चाहती है तू? पैसे? जितने मांगेगी उतने दूंगा। सोना चाहिए, जमीन चाहिए, नया घर चाहिए, सब दूंगा। बस ये गहने और ये बात यहीं खत्म कर दे। तुझे जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर ये बात बाहर चली गई ना तो मेरी बरसों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यही फर्क है आप जैसे अमीरों और हम गरीबों में। आपको लगता है दुनिया की हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन सुन लीजिए सेठ जी, हर गरीब इंसान बिकाऊ नहीं होता। मैं आपके सामने 3 शर्तें रखने आई हूं। अगर आपने उन्हें मान लिया तो ये गहने वापस आपके हो जाएंगे, और अगर नहीं माना तो कल सुबह पूरा गांव आपकी असलियत जान जाएगा। कैसी शर्त? बता, आखिर चाहती क्या है तू? पहली शर्त, कल पंचायत आप खुद बुलाएंगे, लेकिन वहां ना मेरा नाम आएगा ना मोहन का। आप बस इतना कहेंगे कि असली चोर अभी तक गांव में ही है, और पूरे 7 दिन बाद सच सबके सामने आ जाएगा। मेरी दूसरी शर्त यह है सेठ जी, कल पंचायत के सामने, पूरे गांव के सामने आप मेरे पति मोहन से माफी मांगेंगे। सिर्फ माफी ही नहीं, आप उन्हें अपने दोस्त की तरह इज्जत देंगे और खुद अपने मुंह से उन्हें अपने घर में रहने का निमंत्रण देंगे। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं सेठ हरिकिशन एक गरीब मजदूर के सामने सिर झुकाऊं, उसे अपने बराबर बैठाऊं? तुझे अंदाजा भी है मेरी क्या इज्जत है इस गांव में। लोग मेरी तरफ आंख उठाकर बात करने से डरते हैं, और तू चाहती है कि मैं उसी आदमी को अपने घर बुलाऊं जिसे पूरे गांव ने चोर समझा था। नहीं, ये कभी नहीं होगा। मेरी आन बान, मेरी इज्जत सब खत्म हो जाएगी। आन बान और इज्जत की बड़ी बातें करते हैं ना आप सेठ जी। तो सोचिए, जिस दिन गांव को पता चला कि आपने ही अपने गहने छुपवाकर एक बेगुनाह को चोर बनाया, तब आपकी इज्जत कहां बचेगी। मैं सबको बता दूंगी कि आपने मोहन को सिर्फ इसलिए फंसाया क्योंकि उसने आपका गलत काम करने से मना कर दिया था। और कालू कौन है ये तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। वही आदमी जिसे आपने अपने गहने छुपाने के लिए पैसे दिए थे। उसने रास्ते में मुझे सब सच बता दिया। अब मेरे पास सबूत भी है, और जिस दिन आपकी पत्नी को आपका असली चेहरा दिखेगा ना, उस दिन उनकी नजरों में भी आप गिर जाएंगे। नहीं सावित्री, ऐसा मत करना। अगर ये बात बाहर चली गई ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अब मेरी तीसरी और आखिरी शर्त सुनिए सेठ जी। पूरा 1 सप्ताह, जी हाँ, पूरे 7 दिन तक आप उसी गुफा में रहेंगे जहां मेरा परिवार रहा। बिना नौकरों के, बिना किसी सुविधा के। ना ये हवेली होगी, ना मुलायम बिस्तर, ना स्वादिष्ट खाना। और उन 7 दिनों में मेरा परिवार इस हवेली में रहेगा। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता हूं। सेठ हरिकिशन ने घबराकर सावित्री की तरफ देखा। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। जो आदमी पूरे गांव को डरा कर रखता था, आज वही एक गरीब औरत के सामने बेबस था। सावित्री ने धीरे से गहनों की पोटली उठाई और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गई। रात काफी हो चुकी थी। जब सावित्री वापस गुफा पहुंची, तब तक मोहन लौट चुका था। सावित्री कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। रानी गुफा में अकेली सो रही थी। मैं शहर से लौट कर आया तो तुम कहीं नहीं मिली।
मैं सच में बहुत घबरा गया था। आप परेशान मत होइए मोहन, अब हमें किराए के छोटे घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं पा रहा हूं। बस इतना समझ लीजिए, कल से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, और शायद पहली बार भगवान ने हमारे साथ न्याय करने का फैसला किया है। मोहन हैरानी से उसे देखता रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सावित्री की आंखों में जो विश्वास था, उसने उसके सारे सवाल रोक दिए। उधर हवेली में सेठ हरिकिशन अकेला बैठा था। वो गहरी सोच में डूब चुका था, जैसे पहली बार वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गया हो। अगली सुबह सावित्री की पहली शर्त के अनुसार सेठ हरिकिशन ने पूरे गांव में पंचायत बुलवाई। चौपाल में सरपंच, गांव वाले, मोहन और सावित्री सभी मौजूद थे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर अचानक फिर से पंचायत क्यों बुलाई गई है? क्या बात है हरिकिशन, कुछ दिन पहले भी पंचायत बैठी थी, तब तुमने पूरे विश्वास के साथ मोहन पर गहने चोरी करने का आरोप लगाया था। अब अचानक फिर से पंचायत बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं कोई नई बात तो नहीं हुई, या फिर तुम हम सब से कुछ छुपा रहे हो? नहीं सरपंच जी, अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज मैं आप सबको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। गहनों का असली चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, और वो इसी गांव में मौजूद है। बस आज से पूरे 7 दिन बाद पूरा सच पूरे गांव के सामने होगा। उस दिन हर किसी को पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। ये कैसी बातें कर रहे हो हरिकिशन? उस दिन तो तुमने कहा था कि मोहन ही चोर है, गहने उसके घर के पास मिले थे। फिर अब अचानक तुम्हारी बात कैसे बदल गई? तुम्हारी ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही। सरपंच जी, अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। बस इतना समझ लीजिए कि सच अब भी अधूरा है, और 7 दिन बाद पूरा गांव अपनी आंखों से असली चोर को पहचान जाएगा। तभी सेठ हरिकिशन धीरे धीरे मोहन के पास गया। सावित्री की दूसरी शर्त अब पूरी होने वाली थी। मोहन भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। जल्दबाजी में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और इस बात का मुझे सच में बहुत दुख है। चलो मेरे साथ हवेली चलो। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी छोटी बच्ची अब वहां आराम से रहोगे। जब से मुझे पता चला है कि तुम लोग उस गुफा में रह रहे हो, तब से मेरा मन मुझे धिक्कार रहा है। इतनी छोटी बच्ची पत्थरों और अंधेरे के बीच जिंदगी गुजार रही है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है मोहन। मैं अपने किए की थोड़ी भरपाई करना चाहता हूँ। सेठ हरिकिशन की बातें सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। यहाँ तक कि सरपंच भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और मोहन, उसके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। जो सेठ कभी सीधे मुंह किसी गरीब से बात तक नहीं करता था, आज वही उसे भाई कहकर हवेली चलने का निमंत्रण दे रहा था। सेठ जी, आप सच कह रहे हैं? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। इतने दिनों तक जिसने हमें सिर्फ ताने और दर्द दिए, वो आज अचानक हमारी मदद की बात कर रहा है। हाँ मोहन, मैं जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं। अब बहुत हो चुका। तुम्हारा परिवार अब उस गुफा में नहीं रहेगा। चलो मेरे साथ, हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। थोड़ी देर बाद सेठ हरिकिशन मोहन और उसके परिवार को लेकर हवेली पहुंच गया। तभी सावित्री ने सेठ को इशारे से अकेले में बुलाया। बहुत अच्छे सेठ जी, आपने मेरी दोनों शर्तें पूरी कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी आसानी से मान जाएंगे, लेकिन शायद अब आपको अपने का थोड़ा एहसास होने लगा है। अब तीसरी और आखिरी शर्त का समय आ गया है। ये महंगे कपड़े उतारिए और मोहन का ये फटा हुआ कुर्ता पहनिए। अभी इसी वक्त आपको गुफा के लिए निकलना होगा। जिस पल आप उस गुफा में कदम रखेंगे, उसी पल से 7 दिनों की गिनती शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, ना कोई नौकर आपकी मदद करेगा, ना आपको कोई सुविधा मिलेगी। सावित्री, जो तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। मैं ये सब सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए सह रहा हूं। लोगों के मन में जो डर, जो सम्मान मैंने सालों में बनाया है, अगर सच बाहर आ गया ना, तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी पहचान, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत
सब मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन मुझे कमजोर मत समझना सावित्री। सेठ जी, अब देर मत कीजिए, गुफा आपका इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद सेठ हरिकिशन फटे पुराने कपड़ों में गुफा की तरफ निकल पड़ा। उसका मन अंदर से डरा हुआ था। जो आदमी हमेशा मुलायम बिस्तरों पर सोया हो, जिसके आगे पीछे 10 नौकर घूमते हों, उसके लिए गुफा की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। धीरे धीरे रात होने लगी। गुफा के अंदर भयानक गर्मी थी। चारों तरफ मच्छर घूम रहे थे, पत्थर शरीर में चुभ रहे थे। पूरी रात सेठ करवटें बदलता रहा, उसे नींद तक नहीं आई। हे भगवान, ये कैसी जगह है? इतनी गर्मी, इतनी गंदगी, ये पत्थर शरीर में ऐसे चुभ रहे हैं जैसे कोई सजा दे रहे हो, और ये मच्छर एक पल चैन से बैठने भी नहीं दे रहे। लोग आखिर ऐसी जगह पर कैसे रह लेते हैं? कैसे हर रात यहां सो पाते हैं? नहीं नहीं, यहां रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे हर पल जिंदगी इंसान की परीक्षा ले रही हो। अगले दिन सुबह सेठ भूखा प्यासा गुफा में बैठा था। अब उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। कैसे उसने गरीबों के पैसे छीने, कैसे कई लोगों के घर तुड़वाए और अपने लालच में कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। ये सब सोचकर उसके मन में सिर्फ पछतावा बचा था। तभी वहां सावित्री आई। उसे देखते ही सेठ हरिकिशन तुरंत उसके पैरों में गिर पड़ा। सावित्री, मुझे माफ कर दो। मुझसे अब ये सब सहा नहीं जा रहा। अब मुझे समझ आ गया है कि गरीबी की जिंदगी आसान नहीं होती। हर दिन इंसान को नई मुसीबत से लड़ना पड़ता है। खाने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ता है, और अगर सिर पर छत ना हो तो जिंदगी किसी सजा से कम नहीं लगती। मैंने हमेशा पैसे और ताकत के घमंड में दूसरों का दर्द नहीं समझा, लेकिन अब मुझे अपने हर पाप का एहसास हो रहा है। मैं खुद पंचायत में जाकर सब सच कबूल करूंगा। मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि गहनों की चोरी का असली सच क्या था। बस एक बार मुझे माफ कर दो सावित्री, वरना यह पछतावा मुझे जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगा। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में सालों का दर्द भरा हुआ था। अगले दिन फिर से पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव चौपाल में जमा था। सरपंच जी, मैं पापी हूं, मक्कार हूं, झूठा हूं। गहने मोहन ने नहीं चुराए थे। मैंने ही अपने नौकर कालू से कहा था कि वो गहने मोहन के घर के पास रखते। मैंने ही मोहन का खेत बर्बाद करवाया था। ये सब मेरी ही चाल थी। मैंने अपने गहने कालू को छुपाने के लिए दी थे, लेकिन उसने डरकर उन्हें गुफा में छुपा दिया, और वही गहने सावित्री को मिल गए। सच कहते हैं, पाप ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। मैं अपराधी हूं सरपंच जी, मुझे जो सजा देनी हो दे दीजिए। हरिकिशन, तुमने सिर्फ मोहन का नहीं, पूरे गांव के भरोसे का अपमान किया है। एक बेगुनाह परिवार को गुफा में रहने पर मजबूर कर दिया, इसलिए पंचायत तुम्हें सजा देती है। आज तक जितने लोगों का हक तुमने छीना है, सब वापस करोगे, और जिन गरीबों के घर तुमने उजाड़े, उन सब के लिए नए घर बनवाओगे। पैसा कहाँ से लाओगे, ये तुम्हारी समस्या है, लेकिन अब तुम्हें अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ेगा। और आज से पूरे 1 महीने तक गांव का कोई भी आदमी न तुमसे बात करेगा, न तुम्हारे परिवार से कोई संबंध रखेगा, ताकि तुम्हें भी एहसास हो सके कि समाज से अलग होकर जीना कितना कठिन होता है। सरपंच जी, आज मैं पहली बार खुद को इतना छोटा महसूस कर रहा हूं। जिंदगी भर मुझे अपनी दौलत, अपनी हवेली और अपने नाम का घमंड रहा, लेकिन उसी घमंड ने मुझे इंसान से हैवान बना दिया। मैंने पैसों की ताकत में आकर गरीबों को कमजोर समझा, उनके दर्द का मजाक उड़ाया, और अपने फायदे के लिए एक बेगुनाह इंसान को चोर तक बना दिया। आज समझ आ रहा है कि डर और झूठ के सहारे बनाई गई इज्जत ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। असली इज्जत तो अच्छे कर्मों से मिलती है, और मैंने जिंदगी भर वही कमाए ही नहीं। मुझे आपकी हर सजा मंजूर है सरपंच जी, क्योंकि शायद यही मेरे पापों का सही प्रायश्चित है। उस दिन मोहन ने सावित्री की तरफ देखा, और पहली बार उसे समझ आया कि उसकी पत्नी सिर्फ साहसी ही नहीं, बहुत बुद्धिमान भी है। आज उसी सावित्री की हिम्मत और समझदारी की वजह से उसके सिर से चोर होने का दाग मिट चुका था, और उनका खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल गया था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि।
अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।